हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भव्यम क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर भूमि बजाज और आज मैं आप सबके बीच में भारतीय राज्य व्यवस्था का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको लेकर उपस्थित हुई हूं। इसको हम इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस टॉपिक में हम डिटेल में जानेंगे कि ये संविधान के किस भाग में वर्णित है, इसके साथ साथ किस अनुच्छेद के तहत आते हैं और कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व होते हैं और नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या होता है। इन सब के ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ जुड़ जाओ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे टॉपिक का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं आपको बता दूं कि ये संविधान के भाग 4 के तहत आते हैं। संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इनका वर्णन है। इससे पहले की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था कि भाग 3 के अंदर हमारे मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 12 से 35 के तहत। और इससे पहले वाली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाग 2 में हमारी नागरिकता यानी सिटीजनशिप का प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। आज हम अपने भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। सो आ जाओ। देखो, सबसे पहली चीज है नीति निर्देशक तत्व होता क्या है। तो बात यह है कि ये भारत की सभी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार हो, सभी के लिए एक निर्देश है जिसके दायरे में रह करके ही उनको भारत के नागरिकों के लिए कानून बनाने चाहिए। जैसे कि मौलिक अधिकार है, वो तो एक ऐसी चीज है, ये वो अधिकार है जिनके लिए अगर उनका उल्लंघन होगा तो नागरिक न्यायालय में जा सकता है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय में जाए या उच्च न्यायालय में जाए, और अपने अधिकारों को वापस पा सकता है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर उसका उल्लंघन हो तो आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन ये सरकार के लिए मानने जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत आते हैं। और हमने ये नीति निर्देशक तत्व, ये प्रावधान कहाँ से लिया है? तो बेटा, हमने ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया है। हमने अपने संविधान के स्रोत वाली क्लास में डिस्कस किया था कि हमने क्या किया, एक भारत शासन अधिनियम 1935 और 10 देशों के संविधान से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स अपने भारत के संविधान में सम्मिलित किए और उसमें भारत की सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस भी किए। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये हमने आयरलैंड से लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, कि भाई नीति निर्देशक तत्व किस कारण से भारत के संविधान में जोड़े गए और आज भी उनका पालन किया जाता है। तो इसका उद्देश्य यह है कि इसके तहत नागरिक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सके। यानी मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत सी चीजें थी जिसके लिए संविधान निर्माता चाहते थे कि ये हक हमारे भारत के नागरिक को मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत डाल दिया। अब बात यह आएगी कि संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था, कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो। जो हमारे संविधान निर्माता थे वो क्या चाहते थे कि भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, हर नागरिक का कल्याण हो, हर नागरिक के पास अधिकार हो, हर नागरिक का विकास हो सके। इसलिए मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जो मैटर्स बचे, जो इम्पोर्टेंट थे, वो उन्होंने कहाँ डाल दिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अब हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से आए नीति निर्देशक तत्वों के तहत। तो सबसे मेन चीज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पेपर में वो जरूर पूछेंगे कि संविधान के भाग 4 में किसका वर्णन है, क्या नागरिकता का वर्णन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है, या फिर मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है और किस अनुच्छेद के तहत है। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935, जो ये पत्र था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें स्वशासन की बात हुई है, उसी के समान राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और सर BN राव, अब ये कौन है? तो ये संविधान के सलाहकार, ये संविधान सभा के क्या थे? सलाहकार थे।
ठीक है। तो संविधान सभा के सलाहकार जो थे सर BN राव, इन्होंने क्या सुझाव पेश किया, इन्होंने कहा कि जो ये व्यक्तिगत अधिकार है, जो व्यक्तियों के अधिकार है, उनको क्यों ना हम दो भागों में बांट दें। कौन कौन से दो भाग, एक न्यायोचित, एक गैर न्यायोचित। यानी एक ऐसे अधिकार जिनके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो ले, और दूसरे ऐसे जिनके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। तो जो न्यायोचित अधिकार थे वो संविधान के भाग 3 में डाल दिए गए, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और मैंने आपको बताया उसका उल्लंघन होने पे सीधे सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हो, और आपको आपका अधिकार वापस जरूर मिलेगा। और गैर न्यायोचित यानी ये आपको मिलने जरूर चाहिए, लेकिन अगर इसका उल्लंघन होगा तो इस केस में आप न्यायालय नहीं जा सकते। वो हमारे भाग 4 में डाल दिए गए, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत। अब हम आगे बात करेंगे कि नीति निदेशक तत्वों की क्या शर्तें हैं, किस अकॉर्डिंग यह फ्रेमवर्क है, किस अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो देखो, लक्ष्य और उद्देश्य समाज के रूप में स्वीकार, यानी कि ये ऐसे लक्ष्य हो, ऐसे उद्देश्य हो जिनको समाज में सब लोग स्वीकार करें, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो सरकार हो। ठीक है। हालांकि ये एक डायरेक्टिव पॉलिसी है, किसके लिए, सरकार के लिए, कि सरकार इसके दायरे में रह करके कानून बनाए नागरिकों के लिए और इसके उल्लंघन ना करे। और नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त मिलने वाले अधिकार हैं। यानी क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि पहले संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे, 7 थे, फिर संपत्ति के अधिकार को हटाते हुए हमारे मौलिक अधिकार 6 हो गए। लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत से मायने, ऐसे बहुत सी चीजें बच गई जिनको किधर डालना चाहिए, तो उधर उन्होंने डाल दिया राज्य के नीति निदेशक तत्व में। तो ये वही नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त अधिकार है, और ये ऐसी नीतियां हैं जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन संविधान में उल्लेखित है और आप भारत देश की सरकार का निर्माण कर रहे हो, तो ये उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इन नीतियों का, इन नीति निर्देशक तत्वों का पालन करें और इसके दायरे में रह के काम करें। अब हम बात करेंगे कि नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य क्या है और नीतियां क्या है। यानी नीति निर्देशक तत्व जब बनाए गए तो किस उद्देश्य को, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाए गए, और इसके तहत क्या क्या नीतियां बनाई गई, क्या क्या पॉलिसीज बनाई गई। तो सबसे पहली बात आएगी उद्देश्य की, कि लोगों का कल्याण हो। भाई संविधान निर्माता क्या चाहते थे कि भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, भारत के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा जीवन मिले और उसका विकास हो सके। और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, चाहे समाज के स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, हर एक व्यक्ति को बराबर न्याय मिले। और जो लोग अल्पसंख्यक हैं या जो लोग उस समय पिछड़े थे या आगे आने वाले समय में जो अल्पसंख्यक रह जाए या किसी भी दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में सम्मिलित किया गया। और संसाधनों का समान वितरण हो सके, ये सब क्या है, ये वो उद्देश्य है जिनके चलते संविधान निर्माताओं को ये लगा कि हमें नीति निर्देशक तत्व बनाने चाहिए। तो क्या लिखा इधर कि संसाधनों का समान वितरण हो। ऐसा ना हो किसी के पास बहुत सारे संसाधन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। जैसे पहले के टाइम में हिस्ट्री में होता था, राजा महाराजा के पास सब कुछ होता था और जनता के पास कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें नीतियां क्या क्या बनाई गई। भाई ये बनाए क्यों गए, क्या ऑब्जेक्टिव रहा, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या नीतियां, क्या पॉलिसीज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखी गई। तो यहाँ पहली बात है समान नागरिक संहिता, यानी सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून है, सभी व्यक्तियों के साथ समान तरीके से व्यवहार किया जाएगा। मद्यपान निषेध, यानी जो ये नशीली चीजें हैं, जो ये पदार्थ है, इन सबको रोक दिया जाए, इसके लिए भी नीति निर्देशक तत्व बनाए गए। इसके साथ घरेलू उद्योगों को बढ़ावा। उस टाइम क्या था, अगर हम प्रीवियस अपनी बात करें हिस्ट्री में, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस वो ट्रेड मोनोपोली में थी, तो ऐसे बड़ी बड़ी उद्योगों को ही बढ़ावा मिलता था, जिसके चलते जो घरेलू उद्योग पे कच्चा उसमें काम करते थे, अपने घर में रह करके चीजें बनाते थे, हाथ से बुनाई करते थे, उनके उद्योग धंधे ठप होते जा रहे थे। इसको ध्यान में रखते हुए जो घरेलू उद्योग है उनको बढ़ावा देने का भी बात नीति निर्देशक तत्व में कही गई। और जो उपयोगी पशु हैं उनको मारने पर रोक। उस समय तो कुछ ज्यादा ही धर्म के नाम पर पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसको वो अपना धर्म मानते थे, लेकिन इस चीज पे रोक लगाने के लिए इसको नीति निर्देशक तत्व में डाला गया।
और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, कि गांव में भी पंचायत होनी चाहिए, गांव के स्तर पे भी सरकार होनी चाहिए, इस चीज को प्रोत्साहन दिया गया। और पर्याप्त जीवन यापन, यानी हर एक व्यक्ति के पास अपना रोजगार होना चाहिए, इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त जीवन यापन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम आगे चलते बात करेंगे और कौन सी नीतियां इसके तहत बनी जिससे नीति निर्देशक तत्व और मजबूत हुए और हमारे भारत के नागरिकों को और बहुत से अधिकार मिल सके। तो वो कौन से हैं? महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी। भाई पहले ऐसा भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, काम दोनों से सेम कराएंगे, लेकिन पुरुष को डोमिनेंट मानते हुए उसको ज्यादा सैलरी दी जाती थी, ज्यादा वेतन मिलता था, और लेडीज के साथ भेदभाव होता था। तो नीति निर्देशक तत्व में ये बात कह दी गई कि भाई अगर दोनों से सेम काम करा रहे हो तो सेम मजदूरी देनी पड़ेगी। इसके साथ आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, यही इसी में अंदर आ गया। अगर किसी के साथ आर्थिक शोषण हो रहा है, आय को लेकर के शोषण हो रहा है, तो उसके पास इसके विरुद्ध अधिकार है कि वो इस चीज का विरोध करे और इसके अगेंस्ट जाए। काम का अधिकार, यानी कि अब हर एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है उसको काम मिलना चाहिए। ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है बेशक, लेकिन ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में आता है कि जो व्यक्ति काम करने का इच्छुक है उसको काम मिलना चाहिए। और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा, यानी 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिलनी ही मिलनी चाहिए। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता। तो ये बात फिर से आ गई कि ये वो नीति निर्देशक तत्व है, ये ऐसे अधिकार हैं जो आपको मिलेंगे जरूर, लेकिन अगर इसका वायलेंस होता है, अगर आपको ये नहीं मिलते, तो आप इसके अगेंस्ट जाके न्यायालय में दावा नहीं कर सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट आप ऐसा कर सकते हो। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का हम वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, यानी हम इनको कितनी कैटेगरी में किस हिसाब से बांटते हैं, और फिर उन कैटेगरीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य क्या है? एक नए समाज की व्यवस्था स्थापित करना, यानी जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों के सामने पूरी एक रूपरेखा थी कि भारत में इस समय क्या क्या हो रहा है, और पहले एंशियंट टाइम में क्या क्या चीजें भारत के नागरिकों ने फेस की है। उन सबको ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने ऐसे नीति निर्देशक तत्व बनाए जिससे एक नए समाज की व्यवस्था स्थापित हो सके और हर एक व्यक्ति को उसको अधिकार मिले, उसका कल्याण हो। संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण संविधान में नहीं है, लेकिन हम इनको 3 श्रेणी में बांटते हैं। वो कौन सी है? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अब इन तीनों नीतियों पे, इन तीनों श्रेणियों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आ रही है कि समाजवादी सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व के समाजवादी सिद्धांत क्या है। तो भाई ये इनका लक्ष्य क्या है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय मिले हर एक व्यक्ति को, इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो, यानी हर एक व्यक्ति का कल्याण हो, ऐसे राज्य की स्थापना हो, ये इसका मेन मोटो है। यहाँ पे अब कुछ अनुच्छेद है, हम जो ये तीनों श्रेणियां पढ़ेंगे उसमें कुछ अनुच्छेद पे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अब आपको अनुच्छेद देके पूछ ले या फिर ऐसे पूछ ले कि ये चीज किस अनुच्छेद में कही गई है, तो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में ही आपको समझाऊंगी ताकि जो मेन लाइन है, जो मेन पॉइंट है अनुच्छेद का, वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद 38(1) की। इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय होना ही होना चाहिए। अब अगर पेपर में आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय होना चाहिए, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो आपको पता होना चाहिए 38(1) में कही गई है, नीति निर्देशक तत्वों के तहत कही गई है, और ये समाजवादी सिद्धांत के अंदर कैटेगराइज है, ठीक है। अब अनुच्छेद 38(2) में क्या कहा गया है कि राज्य प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। यानी जो प्रतिष्ठा है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मिले, उसमें भेदभाव हो, चाहे वो कैपेबल हो या ना हो, ये चीज गलत है। दूसरी, जो सुविधाएं हैं या फिर अवसर है, वो अगर हम देने में भेदभाव करेंगे तो ये चीज बहुत गलत है। पहले तो होता था ना, जो राजा है आगे उसका बेटा ही राजा, तो ये सब चीजें खत्म करते हुए अवसर की असमानता को समाप्त किया गया है अनुच्छेद 38(2) के तहत। अब हम इसके आगे चर्चा करेंगे हमारे अनुच्छेद 39 के बारे में, ठीक है, समाजवादी सिद्धांत के तहत, जिसमें क्या बात हुई है कि ये राज्य को निर्देश देता है। अनुच्छेद में क्या क्या राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त हो, यानी भारत के हर एक नागरिक को उसका रोजगार मिले जिसके तहत उसका जीविका चल सके, और समान न्याय मिले, और गरीबों को निशुल्क सहायता दी जाए, यानी जो भी गरीब है उनको फ्री में जिस भी प्रकार की हेल्प चाहिए
वो राज्य सरकार की तरफ से दी जाए। ये हमारा नीति निर्देशक तत्व के तहत नीति कहती है। अब इसको सरकार किस वे में ले रही है, वो सरकार के ऊपर है। हालांकि सरकार की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे किए गए हैं जिसके तहत गरीबों को सहायता प्रदान की गई है। अब बात करेंगे कि समुदाय के भौतिक संसाधनों की संवितरण हो, यानी कि जो भी समुदाय के भौतिक संसाधन हैं उनको समान रूप से, सम का मतलब है समान रूप से उनको बांटा जाए। यानी ऐसा ना हो किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे संसाधन हैं और कोई उस संसाधन से बिल्कुल ही वंचित रह जाए। इसके साथ साथ धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकना। संकेंद्रण का मतलब है एक ही व्यक्ति के पास, संकेंद्रण का मतलब क्या है कि एक ही व्यक्ति के पास ये चीज रहना। यानी कि अगर जो धन है और उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो एक ही व्यक्ति के पास होंगे तो ऐसे में बाकियों का विकास होना असंभव है। यही बात हमारा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 39 कहता है। ठीक है, तो वो आपसे अगर पूछ ले कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 39 के तहत ये बात कही गई है। क्योंकि इसमें हमने बात की थी कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। तो बिल्कुल हम 36 से 51 तक जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर में कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको क्लियर कर सकें। अब इसके साथ और क्या कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये बात हमारे पहले अनुच्छेद में भी थी और अनुच्छेद 39 में भी है। इसके साथ बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण, यानी कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की बेकार अवस्था का इस्तेमाल ना हो, उनके साथ किसी भी तरीके से भेदभाव ना हो और उनके स्वास्थ्य विकास के अवसर उन्हें मिले। यानी कि बच्चों की जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस किया जाए। ये हमारा अनुच्छेद 39 कहता है। अब मैं बात करूं अनुच्छेद 41 क्या कहता है, तो ये कहता है कि सभी व्यक्तियों को काम पाने का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार है, बेकरी, बुढ़ापा या बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है या वो ओल्ड एज का है, ठीक है, ऐसे सिचुएशंस में उसको लोगों के से सहायता जरूर मिलनी चाहिए। ये हमारा अनुच्छेद 41 कहता है। इसके साथ अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य कार्य की न्याय संगत और प्रसूति सहायता की व्यवस्था, यानी जो राज्य है वो न्याय संगत तरीके से कार्य करे, यानी कि किसी के साथ अन्याय ना हो, सबको बराबर ले जाकर के राज्य कार्य करे। अब बात करेंगे आगे कि हमारा अनुच्छेद 43 क्या कहता है। इसमें कहा गया है कि राज्य सभी श्रमिकों को कार्य, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य के द्वारा यह इनिशिएटिव चलाया जाए कि जितने भी श्रमिक हैं जो काम चाहते हैं उनको काम मिले, उनको मजदूरी दी जाए, उनका वेतन दिया जाए, साथ साथ अच्छा जीवन स्तर दिया जाए और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर, जिस भी प्रकार के अवसर एक नागरिक को मिलने चाहिए वो अवसर भी प्राप्त कराने का, वो अवसर नागरिकों को देने का प्रयास कौन करे, राज्य सरकार करे। इसके साथ मैं बात करूं अनुच्छेद 43 क में क्या कहा गया है, तो जो उद्योग है, जितने भी हमारे स्मॉल लेवल पे उद्योग है या बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्रीज है, उनके प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना। कि यानी ऐसा ना हो जो उद्योग है सिर्फ कुछ पैसे वाले लोग ही चलाएं, वो जो जिसको भी चलाना है उसके पास उसका प्रबंधन का हक बिल्कुल हो। ये हमारा अनुच्छेद 43 को कहता है। इसके बाद मैं बात करूं कि अनुच्छेद 47 में क्या कहा गया है, तो पोषाहार स्तर, यानी कि न्यूट्रिशन फूड अब सभी नागरिकों को मिले और जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य की भी सुधार हो, यानी आपको न्यूट्रिशनल फूड भी मिले, आपकी हेल्थ का भी सुधार हो और इसके साथ साथ आपका जो जीवन स्तर है, जो स्टैंडर्ड है आपकी लाइफ का, वो भी इम्प्रूव हो, इंक्रीज हो। ये हमारा अनुच्छेद 47 कहता है। तो ये ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो बेसिकली क्या बात करते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को कौन से अधिकार और उनकी क्या भलाई होनी चाहिए। हालांकि ये इसके उल्लंघन में आप न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन सरकार को ये मानने चाहिए क्योंकि ये संविधान में वर्णित है और सरकार इसी के अकॉर्डिंग कार्य करती भी है।
अब चलेंगे आगे और डिस्कस करेंगे गांधीवादी सिद्धांत को। इससे पहले हमने समाजवादी सिद्धांत को पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे गांधीवादी सिद्धांत की। आपसे एमसीक्यू ऐसा भी पूछा जा सकता है, 4 पॉइंट्स दे दे समाजवादी सिद्धांत के किसी भी अनुच्छेद से, ठीक है, या फिर 3 पॉइंट्स दे के एक कहीं और से दे दे और वो पूछ ले इसमें से गांधीवादी सिद्धांत के कौन से हैं या समाजवादी सिद्धांत के। मान लो वो आपसे पूछ ले इसमें से समाजवादी सिद्धांत के जितने भी पॉइंट्स हैं आप वो बताएं, और आपको सिर्फ 2 पॉइंट ही कोई दे दे, ऑप्शन 4 हो लेकिन सिर्फ 2 ही समाजवादी पॉइंट्स हो, बाकी 2 कोई और हो, तो आपको पता होगा कि किस कैटेगरी में क्या अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, तो ही आप ऐसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकोगे। अब हम बात करेंगे कि गांधीवादी सिद्धांत में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये गांधीवादी विचारधारा पर ही आधारित है, यानी कि जो गांधी जी के विचार हैं उनको भी नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर लिया गया और किस कैटेगरी में डाल दिया गया, गांधीवादी सिद्धांत की कैटेगरी में। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत क्या बात कही गई है गांधीवादी सिद्धांत की कैटेगरी में। यहाँ पे कहा गया है अनुच्छेद 40 के तहत कि ग्राम पंचायतों का गठन हो, यानी कि गांव के लेवल पे भी सरकार हो ताकि उनका भी जो मैनेजमेंट है वहां के नागरिकों का, वहां के व्यक्तियों का, वो अच्छे तरीके से हो सके और उन्हें शक्तियां भी प्रदान की जाए। यानी सिर्फ ग्राम पंचायतों का गठन ही मत कर दो, साथ साथ उन्हें शक्तियां भी तो प्रदान करो ताकि वो अच्छे तरीके से मैनेजमेंट का कार्य संभाल सके। और हमारा अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। कुटीर यानी छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होते हैं उनको गांव के लेवल पे ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए ताकि वहां पे हर एक व्यक्ति को रोजगार मिल सके, हर एक व्यक्ति के जीविका का साधन उपलब्ध हो, हर एक व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरे, वो पोषाहार खाना खा सके और उसका जीवन स्तर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो। यानी कि सभी नीति निर्देशक तत्व आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ऑफ कोर्स सी बात है ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें वहां पे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो इसके चलते क्या होगा, न्यूट्रिशनल फूड भी मिलेगा। भाई जब एक व्यक्ति को कमाने का अवसर मिलेगा तो वो अच्छा खाना भी खाएगा, उसको आय अर्जित होगी उसकी, इसके साथ उसका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, वो अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान देगा। तो ये सब चीजें क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। अब हम आगे चलेंगे और बात करेंगे इसके अनुच्छेद 43 ख की, कि अनुच्छेद 43 ख में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सहकारी समितियों का स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से गठन हो, वो फिर उनका संचालन किस प्रकार होगा और किस प्रकार से लोकतांत्रिक नियंत्रण रहेगा और व्यवसायिक प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यानी किस प्रकार से जो सहकारी समितियां हैं उनका गठन हो, उन्हें किस प्रकार शक्तियां दी जाए, किस प्रकार वो लोकतंत्र के दायरे में रह करके काम करें, ये सब का जो वर्णन है वो हमारे अनुच्छेद 43 ख में किया गया है। और अनुच्छेद 46 क्या बात करता है, ये हम जितने भी गांधीवादी सिद्धांत के तहत अनुच्छेद पढ़ेंगे ये गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है। तो ज्यादातर जो उनका मेन फोकस रहता था वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था, क्योंकि वो देखते थे कि वहां पे डेवलपमेंट की, विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, चाहे अल्पसंख्यक है या किसी और भी कैटेगरी से, किसी और नजरिए से भी कमजोर है, उनको शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, शैक्षणिक का मतलब है पढ़ाई रिलेटेड और आर्थिक का मतलब है इकोनॉमिकली, यानी कि उनको अगर आय के साधन नहीं है तो वो उपलब्ध कराए जाए, उनके पास शिक्षा का अवसर नहीं है तो उसको ध्यान में रख के उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इन सब चीजों पे फोकस किया जाए, किनके लिए, जो समाज में कमजोर वर्ग है और सामाजिक अन्याय और शोषण से उन्हें सुरक्षा मिले। यानी कि समाज में किसी के साथ भी अन्याय ना हो, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो, धर्म के बेस पे हो या अल्पसंख्यकों के साथ हो या जो आय के बेस पे कमजोर है उनके साथ हो, किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का अन्याय और शोषण ना हो। हालांकि हमें पता है कि शोषण ना हो ये हमारा मौलिक अधिकार भी है, लेकिन अनटिल अनलेस ये हमारा नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 46 में भी कहा गया है जिसमें उन्होंने इसी बात को रखा है। लेकिन बस फर्क क्या है कि शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार जो है हमारा, उसके तहत आप न्यायालय में जा सकते हो और इसके लिए आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि हमारा अनुच्छेद 47 क्या कहता है। ये कहता है कि स्वास्थ्य के लिए जो भी नुकसानदायक नशीली दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। यानी हमारे हेल्थ से
जो भी चीजें हमारे हेल्थ के लिए नेगेटिव है या हार्मफुल है, जैसे कोई भी ड्रिंक हो गई या कोई नशीली दवा है, उस सब के ऊपर रोक लगाई जाए। ये हमारा अनुच्छेद 47 कहता है। और अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाई जाए। मैंने आपको पहले भी बताया था इसी वीडियो सेशन में कि पहले के समय में क्या होता था, धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसको वे कहते थे कि हमारा धर्म इससे पूरा होता है, हमारे धर्म में ये मान्यता है। इस चीज को रोका गया अनुच्छेद 48 के तहत। और क्या कहा गया कि जो पशु है उनकी नस्लों में, उनकी ब्रीड में सुधार करो। इससे बढ़िया कि उनको तुम मार रहे हो, उनकी बलि दे रहे हो, इससे बेहतर ये है कि तुम उनकी ब्रीड में सुधार करो, उनके लाइफस्टाइल को सही रखो ताकि वो सुरक्षित रह सके। अब चलते हैं हम अपने आगे उदारवादी सिद्धांत पे, यानी कि समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांत। इसके तहत कौन से अनुच्छेद हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि उदारवादी सिद्धांत में क्या बातें कही गई है। तो ये उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 44 क्या कहता है। ये कहता है कि भारत में जितने भी नागरिक हैं उनके लिए एक समान सिविल संहिता हो। संहिता यानी कानून, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को समान कानून से देखा जाए, कानून से ऊपर कोई नहीं है, सभी व्यक्तियों को के लिए सेम कानून हो। हालांकि ये बात तो हमारा जन्म से जो अधिकार है, हमारा समानता का अधिकार, उसमें भी कहा गया है कि भाई जन्म से हर एक व्यक्ति तो समान है, तो किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन अनटिल अनलेस ये बात हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी कही गई है। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य, यानी कि इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है आपके लिए, इम्पोर्टेंट शिक्षा दी जाए। यानी जो 14 साल या उससे कम आयु के बच्चे हैं उनको फ्री और मैंडेटरी शिक्षा प्राप्त कराई जाए ताकि वो थोड़े कैपेबल हो और हमारे जो देश है टोटल उसका लिटरेसी रेट और ज्यादा बढ़े। और बच्चों को अनटिल अनलेस थोड़ी शिक्षा तो जरूर दी जाए। जो आप लोग भी देखते हैं कि बहुत से बच्चे तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाते और उनके घर वालों की मजबूरियों की वजह से उन्हें सीधे सीधे किसी न किसी वर्क में एंगेज करा लिया जाता है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं अनुच्छेद 48 क्या कहता है। ये कहता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। यानी कि अब तक हम लोग क्या करते थे, भारत में क्या होता था, कृषि की बहुत पुरानी टेक्निक्स थी, ठीक है, जिसके चलते इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी। फिर हमने पढ़ा भी है कि HYV जो सीड्स हैं वो लाए गए और हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। तो इन सब चीजों से क्या होता है, नई नई टेक्निक्स आने से कृषि में सुधार होता है। और जो पशुपालन है उसमें भी हम नई नई वैज्ञानिक प्रणालियां, यानी जो साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं, ऐसी प्रणालियों को, ऐसी पॉलिसीज को लेकर के आए जिससे हमारी कृषि में और पशुपालन दोनों में ही सुधार हो सके। अनुच्छेद 48 ए क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, हम एनवायरनमेंट का ध्यान रखें और जो वन और वन्य जीव है उनकी रक्षा हो। अब यहां से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के संरक्षण की बात किस अनुच्छेद में कही गई है। तो सीधे सीधे अनुच्छेद 48 ए में कही गई है, ठीक है। अब बात करूं इससे आगे अनुच्छेद 49 की, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व वाले स्थान या वस्तु का संरक्षण करना। यानी कि जिस वस्तु को या फिर स्थान को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया जाता है उस स्थान का ध्यान रखा जाए, उसको संरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी, एक महत्वपूर्ण वैल्यू रखता है। अनुच्छेद 50 का कहना है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका में पृथक करना। यानी कि न्यायपालिका का अलग कार्य है, कार्यपालिका का अलग कार्य है, दोनों को मिक्स मैच ना किया जाए। ये बात कौन कहता है, हमारा अनुच्छेद 50 कहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है। तो इसके तहत राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। वो क्या निर्देश दिए गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। राज्य सरकार से कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल लेवल पे शांति हो, पीस का माहौल हो और सुरक्षा की अभिवृद्धि की जाए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति भी रहे और सुरक्षा भी रहे, इसका ध्यान रखा जाए।
इसके साथ साथ राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखा जाए। जितने भी देश हैं आपस में, भारत से जितने भी देशों का संबंध है उसको अच्छे तरीके से बनाया जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए, हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव किया जाए, ये बात कही गई है। और क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास किया जाए। यानी जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिसीज है या जितनी भी संधियां होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे किसी और देश से हमारी, उन सब के प्रति आदर बढ़े, उन सब चीजों को हर एक व्यक्ति माने और अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाए। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मतभेद हो रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उनको क्या किया जाए? मध्यस्थता यानी मीडिएटर के तरह आराम से प्यार से निपटा लिया जाए और युद्ध वगैरह से बिल्कुल दूर रहा जाए। ये हमारा अनुच्छेद 51 हमें कहता है। तो यहाँ पे हमने 36 से 51 तक सारे अनुच्छेद की बात कह ली और ये भी पढ़ लिया कि इनको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कि कुछ नए नीति निर्देशक तत्व भी जोड़े गए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो इतने दूरगामी थे, इतनी दूरदर्शिता थी उनके पास कि वो ये बात जानते थे कि आने वाले समय में, हालांकि उन्होंने हमें बहुत अच्छा संविधान, एक प्रभावी और बेहतरीन संविधान प्रदान किया, इसके बावजूद उनको पता थी ये चीज कि आने वाले सिचुएशंस में जब भारत के हालात बदलेंगे तो हर एक टॉपिक में कुछ कुछ संशोधन जरूरी हो जाएगा, तो वो इसका भी प्रावधान कर गए थे। तो इसके तहत हमने क्या किया? जैसे हमने मौलिक अधिकार 7 थे उसको 1 हटा करके 6 कर दिए, ऐसे ही हमने कुछ संशोधन करके कुछ नए नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया, जिसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1976 में। इसके तहत अनुच्छेद 39 च को जोड़ा गया, जिसमें क्या कहा गया कि जो बच्चे हैं उनके स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं, यानी बच्चों की हेल्थ को लेकर के हम उन्हें सुविधाएं प्रदान करें और उनकी हेल्थ को हम इम्प्रूव करें। कौन? मेनली राज्य सरकार। और अनुच्छेद 39 क में कहा गया कि एक सामान्य न्याय और गरीबों को निशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराया जाए। यानी कानून के अनुसार जो भी गरीब है उनको क्या किया जाए? कानून के अकॉर्डिंग उनको सहायता प्रदान की जाए फ्री में, और इसके साथ साथ उनके साथ न्याय का भी व्यवहार हो। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 43 क में क्या कहा गया। ये सब हम 42वें संशोधन 1976 के तहत ही बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 43 क में कहा गया कि जो उद्योगों के प्रबंध है उसमें कर्मकार भी भाग लेंगे, यानी जो कर्मचारी है उसको भी उसमें भाग लेने की अनुमति दी जाए। और अनुच्छेद 48 का क्या कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण हो और वन्य जीवों की रक्षा हो। यानी कि जो अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं वो हमने किस प्रकार संशोधन करके संविधान में जोड़ा, हम ये उस बारे में देख रहे हैं। क्योंकि अगर वो आपसे पूछ ले कि मान लो 4 ऑप्शन दे दे, वो आपको पूछ ले 46, 43, 12 और 48 का कि इसमें से कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसको हमने नीति निर्देशक तत्व ऐसा है जिसको हमने संशोधन के द्वारा जोड़ा था या 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा था, तो आपको पता होना चाहिए वो ये है। हालांकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें पर्यावरण के संरक्षण की बात है, लेकिन अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हाल ही में जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत जोड़ा गया। अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। इसमें क्या किया गया? अनुच्छेद 38 जोड़ा गया, जिसके तहत क्या कहा गया कि जो राज्य है वो आय को लेकर के, यानी कि इनकम को लेकर के, और प्रतिष्ठा और सुविधाएं, यानी किसको कितनी प्रतिष्ठा कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं हैं जितनी भी, उन सब के बीच में अवसर की समानता को स्थापित करे और असमानता को खत्म करे। यानी कि पहले की तरह जो होता था कि राजा के बाद महाराजा को ही वो प्रतिष्ठा मिलेगी, चाहे वो उसके कैपेबल हो या ना हो, अयोग्य हो, लेकिन अभी सब चीजें खत्म हो, हर एक नागरिक को हर प्रकार से सुविधाएं दी जाए और आय के नाम पे, प्रतिष्ठा के नाम पे या सुविधा के नाम पे किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसके बाद बात करूं कि 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, जिसमें अनुच्छेद 45 जो है उसको क्या किया गया? प्रतिस्थापित किया गया, यानी इसमें कुछ चेंजेस किए गए जिसको हम अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापित रूप कहते हैं। जिसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि
14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको आप फ्री शिक्षा प्रदान करो और उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उनको शिक्षा के अवसर मिले। लेकिन अब अनुच्छेद 45 में चेंजेस कर दिए गए 2002 में, और क्या कहा गया कि जो 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनकी देखरेख की जाए, उनको शिक्षा देने का प्रयास राज्य सरकार करे। यानी यहाँ पे आयु को घटा दिया गया संविधान संशोधन 2002 के तहत। यहाँ से आपका एमसीक्यू बन सकता है, जरूर जरूर बन सकता है कि अनुच्छेद 45 के तहत ये बात कही गई थी, या फिर वो ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहले राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देता था, अब ये उम्र घटा के कितनी कर दी गई है, या फिर ये उम्र घटा करके 6 कर दी गई है, किस संशोधन के तहत। तो आपको पता होना चाहिए 86 संशोधन 2002 के तहत। अब बात कर लूं कि 97 में संविधान संशोधन हुआ 2011 में। कब हुआ भाई? 2011 में हुआ। इसमें क्या कहा गया? अनुच्छेद 43 ख जोड़ दिया गया, जिसके तहत जो राज्य है वो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि संविधान के अंदर ये कहाँ पे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और जो इसके अंदर हमने जिसका उल्लेख नहीं किया, यानी कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो हमने नए नीति निर्देशक तत्वों के पार्ट में नहीं पढ़े, उस टॉपिक में नहीं पढ़े, वो सब पहले से ही संविधान निर्माताओं ने जोड़े थे। ठीक, अब बात करेंगे कि भाग 4 के बाहर के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जब संविधान संशोधन भी हो गया उसके बाद भी उनको भाग 4 में रखा गया, लेकिन भाग 4 के बाहर भी कुछ नीति निर्देशक तत्व डाल दिए गए। जैसे हमने क्या पढ़ा था कि भाग 3 के बाहर भी कुछ मौलिक मतलब कुछ अधिकार हैं जिनको हम क्या कहते थे? संवैधानिक अधिकार कहते थे या गैर मौलिक अधिकार कहते थे, जैसे संपत्ति का अधिकार था और भी अधिकार थे। तो ये ऐसे अधिकार हैं जिनको क्या किया गया? मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन भाग 3 के अलावा ये संविधान में वर्णित है। इसी प्रकार ये भाग 4 में तो नहीं है, लेकिन इस संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व ही है। किस भाग में है वो हम पढ़ लेते हैं। भाग 16 में अनुच्छेद 325 में एक हमारा एक नीति निर्देशक तत्व है। इसी प्रकार भाग 17 के अनुच्छेद 350 अ में और भाग 17 के अनुच्छेद 351 में भी हमारा नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित है, जो हमारे भाग 4 के तहत नहीं आते, लेकिन नीति निर्देशक तत्व की कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं, हमने सब डिस्क्राइब कर लिया कि नीति निर्देशक तत्व कौन से पार्ट में है संविधान के, किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, या फिर किस किस कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, और अनुच्छेद 36 से 51 में क्या कहा गया है। सब चीजों पर चर्चा कर ली, और इनमें से कौन से ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको हमने संविधान संशोधन करके जोड़ा, वो भी पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये सही है हमारे देश के लिए, क्या वजह रही कि संविधान सभा के सदस्यों ने इसको हमारे संविधान में सम्मिलित कर दिया। तो देखो, सबसे मेन चीज है इनका बहुत बड़ा मूल्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंग्लिश में कहूँ तो, इसका हमारे भारत जैसे देश में बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा मूल्य है। ये लाइन किसका कथन है? ये बी आर अम्बेडकर जी का कथन है। ये कथन देके वो पूछ लेंगे ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो बिल्कुल जी ये बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। अब बात करूं ये क्या है? ये शासन के मूलभूत तत्व है। यानी ये क्या है? ये एक्चुअल में ना एक फ्रेमवर्क है। ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रह करके हमारी भारत की सरकार कार्य करती है। यानी कि अगर कोई ऐसा कानून बनने भी वाला होता है तो वो पहले ही नहीं बनता ये देख के कि भाई ये तो नीति निर्देशक तत्व के अगेंस्ट जाएगा। ठीक, इसके अलावा राज्य को इनकी महत्वता स्वीकार करनी पड़ती है। यानी राज्य सरकार के लिए साफ साफ उसमें निर्देश है संविधान के अंदर कि आपको इसके दायरे में रहकर ही नागरिकों के लिए कानून बनाने हैं। तो राज्य सरकार को इनकी महत्वता, इनकी इंपॉर्टेंस स्वीकार करनी पड़ती है। और न्यायपालिका के द्वारा भी जब वो संविधान के भागों को समझाती है या संविधान के प्रावधानों को वर्णित करती है, तो वो क्या करती है? इन नीति निर्देशक तत्वों का सहारा लेती है। इसलिए भी है ये इंपॉर्टेंट है। और कार्यपालिका अपने कार्यों को पृथक करने के लिए, अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए इन तत्वों का सहारा लेते हैं। इसी प्रकार जो हमारी संसद है वो अपने जो विधायी कार्य हैं, कानून निर्माण के कार्य हैं जितने भी, उसको बढ़िया तरीके से करने के लिए कहीं ना कहीं इन नीति निर्देशक तत्वों का सहारा जरूर लेती है। तो ये हमने चर्चा कर ली कि नीति निर्देशक तत्वों की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हमने इस वीडियो में पढ़ा कि ये भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। फिर अनुच्छेद 36 से 51 को भी हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं।
गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। इन 3 कैटेगरी में कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेद में क्या कहा गया है, ये भी हमने इसके तहत पढ़ लिया। फिर 36 से 51 में ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिसको संविधान सभा के सदस्यों ने नहीं बल्कि बाद में सरकार द्वारा संशोधन करके जोड़ा गया, वो भी हमने पढ़ लिए। और इसके साथ हमने ये जान लिया कि भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कुछ और भी ऐसे भाग है जहां पर भाग 17 है जैसे, जहां पर हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और अंत में हमने ये भी जान लिया कि नीति निर्देशक तत्वों की हमारे भारत जैसे देश में क्या उपयोगिता है, क्या महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल से जुड़ जाओ, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो और मिल करके अपने एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करो, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। सीयूईटी के एग्जाम के लिए इतना कंटेंट, इतनी चीजें बहुत है, इससे डीप में वो आपसे नहीं पूछेंगे, इधर से ही घुमा फिरा के वो पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हमारे चैनल से जुड़ जाओ और मैं आगे भी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आऊंगी और आपके पॉलिटिकल को सिलेबस को पूरा कराऊंगी। सो थैंक यू वेरी मच।